हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम आपके बी फॉर्म का सब्जेक्ट है एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एनाटॉमी के बारे में, कि एनाटॉमी आपको बी फॉर्म में क्यों पढ़ना है और इसका क्या स्कोप है। इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको आज कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, उसको हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मतलब क्या है, जो बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनते हैं तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो कितने लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सब कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट में। व्हाट डिफ्रेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट है, इसको भी कवर करेंगे। व्हाट इज द होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसको कवर करना है हमको। एक्सप्लेन एनाटॉमिकल बॉडी पोजीशन, मतलब कि एनाटॉमी का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में है उसको कट करके स्टडी कैसे करना है, फिजियोलॉजी क्या है उसका, इन सब चीज़ों को हमको कवर कर पढ़ना होता है। तो जो एनाटॉमिकल बॉडी पोजीशंस होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं वो देखेंगे। यूज फॉर द लोकेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन रिलेशन ऑफ टू अदर ऑर्गन, हमारे जो भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट है, हमारा लीवर है, तो ये कहाँ कहाँ लोकेशन है इसका, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, इन सब चीज़ों को आज हम यूनिट फर्स्ट में कवर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जो बॉडी का हमारे स्ट्रक्चर होता है, बाहरी से हम बाहरी सतह को बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब जो बाहर से हमको दिखता है उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ेंगे, उनको ही बोलते हैं एनाटॉमी। मतलब कि जो बॉडी का बाहरी स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एनाटॉमी। साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक तरह से साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी संरचना है उसको हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी क्या होता है, अब क्या, एनाटॉमी मतलब जो बाहरी संरचना हमारा है, फिजियोलॉजी मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हमारे होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन मतलब कि जो भी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं। इमेज में यहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि एक ये क्या है, ह्यूमन बींग का इमेज है, एक आदमी का इमेज है। तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है हमारा, ये बाहरी पोर्शन दिखेगा हमको, ये चीज़ें है एनाटॉमी। एक मिनट, ये बाहरी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको हार्ट, यहाँ पे लीवर दिखेगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिखेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो काम क्या है, यहाँ पे हार्ट को ले लेते हैं। हार्ट का काम क्या है, हमारे हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, हमारे बॉडी में जो भी ब्लड होते हैं उसको क्या करता है कि उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। एक तरह से बोलते हैं ब्लड का पंपिंग करता है ये। और इसके बाद हमारे बहुत से बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो हमारे हार्ट का काम क्या है, जैसे कि वो फंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि क्या है, एक पेन है हमारा। पेन में क्या है, एनाटॉमी इसका देखते हैं कि ऊपरी संरचना हम देखते हैं कि ये ऊपरी ऐसे पेन होता है, ये हो गया इसका एनाटॉमी। अब हम इसको देखेंगे, इसका फिजियोलॉजी मतलब क्या है, इसको हम कट करेंगे, इसको फिर कट करने के बाद फिर अंदर से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पेन है तो इसमें इंक है, और इंक के बाद इसमें नीब पड़ी है, इंक फिर ये क्या, इसका काम क्या होता है, लिखते हैं इससे, फिर ये मतलब चलता है। तो ये क्या है, इसका ऊपरी हिस्सा, ये हो गया एनाटॉमी। एंड इसके अंदर हम कट करके जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखेंगी, इसमें इंक भी दिखेगा हमको, इसमें निब भी दिखेगा। इसका काम क्या है, लिखना। तो यही चीज़ें हमारे, ये ऊपरी संरचना जो होता है वो एनाटॉमी हो जाता है। और बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं हमारे, जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाता है। किडनी क्या करता है, हमारा किडनी का भी एक काम होता है, वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जो भी यूरिया और वाटर होते हैं उसको फिल्टर करके अलग कर देता है, और जो भी मतलब वेस्ट पदार्थ होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, यूरिया और वाटर को बाहर एक्सपेल कर देता है। तो ये हमारे यूरिन, हमारे
किडनी का काम होता है। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। जो बाहरी संरचना होता है मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसको बोलेंगे हम एनाटॉमी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करते हैं, तो इस चीज को बोलेंगे हम फिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, स्ट्रक्चर ऑफ मिरर फंक्शंस। मिरर फंक्शंस यहाँ बताया गया, दिखाया गया है कि दिस स्ट्रक्चर इज द लीवर। ये स्ट्रक्चर लीवर का दिया गया है। यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा होगा कि ये लीवर का स्ट्रक्चर है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसको कट करके देखेंगे। जब हम कट करने के बाद क्या होता है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। विच हैज़ द फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग ब्लड एंड द प्रोड्यूसिंग बाइल। लीवर का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना और जो है बाइल जूस जो होता है, आपने पढ़ा होगा इंटर में कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जूसेस बनते हैं, जैसे इसमें क्या है एक बाइल जूस भी होता है। तो ये क्या करता है कि बाइल जूस ब्लड को फिल्टर करके बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, ये बाहरी चीज़ें हम जो देख रहे हैं ये हो गया एनाटॉमी। और इसका ये फंक्शंस में जब इसको कट करेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे कि ब्लड को फिल्टर करके इसमें बाइल जूस बना रहा है। तो ये इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू वगैरह है, ये सब मेंटेन होता रहता है। नॉर्मल पता है ना आपको कि फीवर क्या होता है, कि फीवर में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 to 38 सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है। अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि होता है कि फीवर हो गया हमको। अगर थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, 38 के बजाय 39 40 हो जाता है, तो फीवर हो जाता है। तो इसलिए जो बॉडी का होम्योस्टैटिस है, मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल स्थिति है, उसको इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। होम्योस्टैटिस इज द सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म इन द ऑर्गेनिज्म दैट ट्राइज टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन। ये होम्योस्टैटिस ऐसा एक सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर का इंटरनल कंडीशन है उसको ये स्टेबल करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जैसे फीवर हो जाता है तो फीवर को ये नॉर्मल अवस्था में, जैसे कि 38 अगर 39 to 40 हो गया है बॉडी का हमारे टेम्परेचर, तो ये होम्योस्टैटिस में क्या होता है कि ये तुरंत हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो होम्योस्टैटिस में फिर क्या होता है कि वो 40 हुआ है, 40 को फिर नॉर्मल 38 में लाने की ये कोशिश करता है। तो उस कंडीशन को ही बोलती है होम्योस्टैटिस। विदाउट होम्योस्टैटिस ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू हैव स्टेबल इंटरनल कंडीशन एंड देयरफॉर वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। विदाउट होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस के बिना क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे एनिमल्स हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई मानव हो, उनका वुड नॉट बी एबल टू हैव स्टेबल इंटरनल कंडीशन। मतलब कि अगर इंटरनल कंडीशन उनका सही नहीं है तो वो उसको सर्वाइव करने में एबल नहीं होगी। कि अगर फीवर आपको हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ गया हमारे बॉडी का, तो अगर वो कंटिन्यू ऐसे रहता है, होम्योस्टैटिस में नहीं आते। होम्योस्टैटिस मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में अगर और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं आता है, तो वो क्या है, एक टाइम के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो ये क्या है, होम्योस्टैटिस नॉर्मल कंडीशन में पुनः जैसी अवस्था में रहता है उस अवस्था में लाने का काम करता है। उस प्रोसेस को, ये उस मैकेनिज्म को ही हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। और होम्योस्टैटिस इज ए डायनेमिक कंडीशन इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। ये एक ऐसा डायनेमिक कंडीशन होता है कि जब बॉडी में कोई भी चेंजेस होती हैं तो उसके लिए ये रिस्पॉन्स करता है, बताता है कि बॉडी में तुरंत हमारे जो भी ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के पास एक मैसेज पहुंचाता है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं। तो ब्रेन क्या करता है कि फिर वो हमारी बॉडी को चाहे हार्मोन के द्वारा चाहे ब्लड वेसल्स के द्वारा वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को नॉर्मल होम्योस्टैटिस में लाने की कोशिश करता है। द टू बॉडी सिस्टम दैट लार्जली कंट्रोल द बॉडीज होम्योस्टैटिस। अब बॉडी में दो सिस्टम्स ऐसे हैं कि ये हमारी बॉडी में जब होम्योस्टैटिस मतलब ये जब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, होम्योस्टैटिस में लाते हैं। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्या होता है कि जब बॉडी में कोई भी चेंजेस होती हैं तो सबसे पहले मतलब जो नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो हमारे बॉडी में जहाँ भी चेंजेस होते हैं वहाँ पे वो एक मैसेज देता है, आउटपुट देता है।
तो फिर वहाँ से वो होम्योस्टेटिस में आने की कोशिश करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जब कोई भी इम्बैलेंस होता है, कोई भी अगर हमारी बॉडी में मतलब इम्बैलेंस होता है कुछ भी, तो चेंजेस आती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि हार्मोन के द्वारा हम तुरंत मैसेज जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को मैसेज देता है, आउटपुट देता है। तो अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होगा, फिर इसके बाद उस चीज़ को वो नॉर्मल होम्योस्टेटिस में लाता है। तो ये हो गया होम्योस्टेटिस। अब हम देखेंगे होम्योस्टेटिस टू सिस्टम्स ऑल्सो अंडर द वर्क 3 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन। अब देखते हैं इसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, ये कंडीशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। पहला है रिसेप्टर, तीसरा है इंटीग्रेटर और दूसरा है इंटीग्रेटर और तीसरा इफेक्टर। अब ये क्या करता है, सेंसर करता है, डिटेक्टर करता है स्किन पे। अगर बॉडी में सपोज दैट टेम्परेचर अगर बढ़ा बॉडी का, तो आपको होता है ना कि फीवर हो रहा, हाथ टच करें तो हाथ क्या होता है कि फीवर हो जाता है। तो ये क्या करता है, सेंसर करता है, सेंस करता है और डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि क्या बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी में कोई बदलाव आ रहे हैं क्या। तो ये चीज़ें क्या है, रिसेप्टर जो है वो पहले तुरंत डिटेक्ट करेगा, पता करेगा। इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेट जो है वो डिसाइड करता है और रिस्पॉन्स तुरंत ये मैसेज पहुंचाता है ब्रेन को, फिर ब्रेन डिसाइड करता है। फिर ये क्या होता है, इफेक्टर है, ये क्या करता है, कैरी आउट एक्शन। वो जो भी एक्शन होते हैं वो मसल्स को कैरी आउट करते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या है, फीडबैक सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। फीडबैक सिस्टम क्या है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के फीडबैक्स हैं, आगे हम देखेंगे उसको। क्या अब समझ में आपको आया होगा, आप इतना समझ सकते हो कि ये होम्योस्टेटिस क्या है। इसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे स्टेबल इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। पहला है रिसेप्टर, इंटीग्रेटर और इफेक्टर। अब हम देखेंगे इसमें, अब ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है होम्योस्टेटिस। अब एक देखिए, एक बैलेंस बना हुआ है इसमें। बैलेंस क्या होता है, एक बराबर है ना, इधर से भी बराबर है, इधर से बराबर है। अब अगर बॉडी का इसको रख लो कि बॉडी है, बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी ये बैलेंस है तो ये नॉर्मल अवस्था में होम्योस्टेटिस है ये। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, ये मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। नॉर्मल अवस्था में ऐसे इस पोजीशन पे अगर कोई भी थोड़ा सा अगर चेंजेस आता है तो ये इम्बैलेंस हो गया। अब ये इम्बैलेंस जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। फिर स्टिमुलेट प्रोड्यूस चेंजेस इन वेरिएबल। तो क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। आप फीवर अगर है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पीएच वैल्यू है तो वो बढ़ जाएगा, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम से अगर होती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अब ये क्या होता है कि चेंजेस को फिर जो हमारा रिसेप्टर है, 3 कंपोनेंट हमने बताया कि रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। अब ये क्या करता है कि जब बॉडी में जब ये इम्बैलेंस हुआ, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए, तो रिसेप्टर क्या करता है, उसको चेंज को डिटेक्ट करता है, पता करता है। तो इसने पता किया कि हाँ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। तो ये क्या करता है कि इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग एफरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर। अब ये क्या करता है, रिसेप्टर जो है हमारा एक इनपुट करेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन ले जाएगा सेंट्रल एक एफरेंट पाथवे। ये क्या है, एफरेंट पाथवे बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है कि एक इंफॉर्मेशन इनपुट लेके जाएगा कंट्रोल सेंटर को, ये हमारे ब्रेन के पास बोल सकते हैं इसको। ब्रेन के पास ये क्या करेगा, लेके जाएगा इंफॉर्मेशन की हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब ये क्या करता है, अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि इफरेंट पाथवे के द्वारा क्या करता है कि एक आउटपुट भेजता है इफेक्टर को कि बॉडी में चेंजेस ऐसे मतलब होता है ना, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे आया। अब ये ब्रेन है, ये क्या करता है कि तुरंत इफेक्टर को वो चीज़ें आउटपुट भेजता है। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग इफरेंट पाथवे टू इफेक्टर। ये क्या करता है कि सारी चीज़ें इफेक्टर पाथवे के थ्रू इसको इफेक्टर के पास आता है। अब इफेक्टर क्या करता है कि ये तुरंत मतलब पुनः उस चीज़ को रिड्यूस करने का काम करता है, कम करता है। जैसे कि मान लो फीवर हो गया है, जैसे बॉडी में बहुत फीवर टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये एक क्या होता है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो उस ग्लैंड को ये मैसेज भेजेगा। इफेक्टर क्या है कि स्वेट ग्लैंड के पास भेज देगा मैसेज कि देखो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया है और इसको कंट्रोल करो आप। तो स्वेट ग्लैंड में क्या होता है कि देखते होंगे बहुत पसीना होता है, फीवर होता है, बहुत पसीना होता है। पसीना होने के बाद एक नॉर्मल एक कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है।
तो ये चीज़ें वही होता है कि इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स टू इफेक्टर फीडबैक टू रिड्यूस द इफेक्ट, स्टिमुलेट एंड रिटर्न वेरिएबल होम्योस्टैटिक लेवल। अब वो क्या करता है कि नॉर्मल होम्योस्टैटिस अवस्था में लाने का कोशिश करता है और पुनः फिर बॉडी हमारी होम्योस्टैटिस हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। ये जो जितने इम्बैलेंस हुए रहते हैं फिर क्या होता है कि उसको वो नॉर्मल कर देता है। तो समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि होम्योस्टैटिस क्या होता है, कि 3 मेन कंपोनेंट पे काम करता है, कि रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। जब बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, कोई भी चेंजेस हुआ तो ये क्या करता है, तुरंत बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसको रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए। इसके बाद वो एक इनपुट लेता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कंट्रोल सेंटर तक। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि उस इनपुट को, जो भी आउटपुट है, उसको इफेक्टर तक पहुंचाता है। इफेक्टर क्या करता है हमारी बॉडी में, उसको वो पुनः होम्योस्टैटिस में लाता है, उसको लाने की कोशिश करता है। अगला टॉपिक हमारा होता है कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस को कैसे कंट्रोल करते हैं। में होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस अकर बिकॉज ऑफ डिस्क्रप्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है कि जब होम्योस्टैटिस इम्बैलेंस होता है, मतलब कि जब वो नॉर्मल अवस्था में नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ डिस्क्रप्शन ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल, मतलब कि जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं उसको अफेक्ट करता है। जैसा कि हमने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि गर्मी बहुत तेज़ होती है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत, जो बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है बॉडी में बहुत हीट हो जाती है, बॉडी बहुत सारे पसीने निकलने लगते हैं। वो क्या करता है कि उसको इफेक्ट करता है हमारे होम्योस्टैटिस, तो हमारा होम्योस्टैटिस का तो इम्बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत सारा पसीना होने लगेगा। तो ये क्या होता है कि तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद होम्योस्टैटिस इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। होम्योस्टैटिस क्या किया जाता है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन से हमारा जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ें, जब हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस होती हैं तो हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है, ब्रेन उसको रेगुलेट करता है, मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा भी ये किया जाता है, क्योंकि कोई भी हार्मोन अगर हार्मोन के द्वारा अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी उसको रेगुलेट करता है, उस हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जो भी इम्बैलेंस हुआ रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। एक्टिंग टुगेदर और इंडिपेंडेंटली, ये क्या है, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वो दोनों एक साथ काम करते हैं या इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट चेंजेस एंड सेंड नर्व इम्पल्स एंड कंट्रैक्ट एंड डिस्क्रप्शन, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम क्या होता है कि अगर बॉडी में जो भी चेंजेस हुई रहती हैं उसको डिटेक्ट करता है, पता करता है, और फिर क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेज होते हैं वहाँ तक वो मैसेज सेंड करता है, भेजता है। इसके बाद वो फिर क्या होते हैं कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स होम्योस्टैटिक बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स। जैसा कि हमने बताया, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःस्रावी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है कि बॉडी में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट करके, अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ होता है तो ये क्या करता है कि हार्मोन सिक्रीट करके उस चीज़ को नॉर्मल पुनः उस जैसे पिछली कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो ये भी एंडोक्राइन सिस्टम भी उसको, होम्योस्टैटिस को रेगुलेट करता है। वेयर एज नर्व इम्पल्सेस काज रैपिड चेंजेस, हार्मोन यूजुअली वर्क मोर स्लोली। अब क्या है, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ये रैपिड चेंजेस, मतलब जो रैपिड चेंजेस होते हैं वो तुरंत काम करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो एक हार्मोन होते हैं वो वर्क मोर स्लोली होते हैं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं और नर्व इम्पल्सेस के तुलना में। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैटिस, मतलब कि होम्योस्टैटिस को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब हम देखेंगे होम्योस्टैटिस में बॉडी फ्लूइड आर डिफाइंड एज डाइल्यूट वाटरी सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजॉल्व केमिकल्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। अब क्या, जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं बॉडी में, उसमें जो मतलब होते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं, मतलब फ्लूइड तरल पदार्थ जो होते हैं उसको डिफाइन किया गया है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब होता है थोड़ा सा पतला या
वाटरी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर मान लो कि कोई भी चीज़ है थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइल्यूट। तो इसमें जो भी फ्लूइड्स होते हैं हमारे सेल्स के आउटसाइड में, जो सेल्स के चारों तरफ या सेल्स के अंदर, तो उस चीज़ को वो डिफाइन किया गया है, डाइल्यूट्स को बताया गया है कि वाटरी सोल्यूशंस कंटेनिंग डिजॉल्व केमिकल्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल्स। मेंटेनिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है कि जो ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी में जो भी फ्लूइड्स होते हैं, तो उसको उसके कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि देखा गया कि होम्योस्टैटिस में क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लूइड्स अगर सीक्रेट बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो उन सब चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। तो पहला है, बताया गया है कि कौन कितने फ्लूइड्स होते हैं। पहला है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, जिसको ICF बोलते हैं। ये क्या है? इट इज़ द फ्लूइड विद इन सेल। ये क्या होता है? सेल्स के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मतलब क्या होता है? ये इट इज़ द फ्लूइड आउटसाइड सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं हमारी, सेल्स के चारों तरफ ये फ्लूइड्स पाए जाते हैं, तो इस फ्लूइड्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। अब हम देखेंगे इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स। इसका मतलब होता है कि ये बिटवीन सेल एंड टिश्यूज, ये सेल और जो टिश्यू होते हैं उन दोनों के बीच में ये फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसका नाम क्या है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स। इसमें क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स जो बॉडी में होते हैं उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज द CSF विद इन ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स मतलब पतली पतली जो नलियाँ होती हैं उसमें ये पाई जाती हैं, जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। अब क्या है अगला? लिम्फ इज द ESF विद इन लिम्फेटिक्स वेसल्स। लिम्फ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये क्या है कि विद इन लिम्फेटिक वेसल, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स, जिसको CSF भी बोलते हैं। इट इज़ द CSF इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये जो फ्लूइड्स होते हैं CSF बोलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, ये ब्रेन में ये पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अगला आता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज द ESF इन जॉइंट्स। क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन जॉइंट्स में, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब क्या है? एक्वस ह्यूमर इन द ESF इन आइस। ये क्या है? एक्वस ह्यूमर ESF बोलते हैं इसको। ये क्या है कि हमारे आइज में पाए जाते हैं, हमारे आँखों में पाए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं, सम इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स इन आवर बॉडी क्या क्या है। तो इसमें पहला है कि ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड प्लाज्मा है जो कि ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। लिम्फ है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड है जो कि हमारे जॉइंट्स में पाए जाते हैं। एक्वस ह्यूमर है, ये हमारे आइज में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, उसको कवर करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।